गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण की कक्षा में पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि क्या होती है, वर्णों के आकार या चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के भेद कितने होते हैं, इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, उच्चारण स्थान क्या है, आदि के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ वस्तुओं की, कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और मनुष्यों के मुख से भी आवाज़ सुनाई देती है। इनसे किसी न किसी प्रकार की ध्वनि हमें आती है, जैसे चिड़िया चू चू की आवाज़ करती है, या कोयल है चिड़िया में, वो कूं कूं की आवाज़ करती है। गाड़ियाँ यदि सड़क पर चल रही हैं तो उनसे भी आवाज़ चलते समय विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के विभिन्न तरीके से आवाज़ आती रहती है। जैसे घर मोटर स्टार्ट होने का अलग आवाज़ आता है। इसी प्रकार जो है, यदि पक्षी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं, पशु बोलते हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं, मनुष्य भी बातचीत करते हैं। लेकिन इन पशु पक्षियों या गाड़ियों की या किसी वस्तु की खींचने की या खोलने बंद करने की जो आवाज़ें आती हैं, उनको हम व्याकरण की भाषा में वर्ण नहीं कहते हैं। हम वर्ण केवल मानव मुख द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ही कहते हैं। व्याकरण में ध्वनि मानव मुख द्वारा उच्चारित को कहते हैं, ध्वनियों को कहते हैं और उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। ये आपके बुक में चित्र बना हुआ है, आप इसे देख रहे होंगे। यहाँ पर 2 चिड़िया हैं, कार है, 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, चिड़िया चींची की आवाज़ लिखी हुई है और 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें चिड़िया और मोटर की आवाज़ को हम व्याकरण की भाषा में वर्ण नहीं कहेंगे, केवल जो ये 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं उनके जो मुख से उच्चारित ध्वनि है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। इसीलिए व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। वर्ण की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे क, म, प, य, र, ल, व। अब यहाँ पर जो ये मौखिक या लिखित, मतलब हम मुख से बोलते हैं और जो कॉपी या किताब में लिखा हुआ होता है, जो भी ध्वनि, उसके लिए हम कुछ चिन्ह अंकित करते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जब बोलते हैं तो मुख से ध्वनि निकलती है और जब लिखते हैं तो चिन्हों के रूप में हम लिखते हैं और इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। अब ये ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सकें। इसका मतलब है कि इनको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो इसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर म, प, य, र, ल, व, इनको और छोटा नहीं कर सकते और इनके साथ आप देख रहे होंगे हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब है कि इसमें एक और स्वर जुड़ा हुआ है, अ। क है पूरा, इसमें क और अ है, स्वर हटा देंगे तो क, और क के बाद भी यदि हम इसको चाहते हैं कि छोटा कर दें तो और छोटा नहीं हुआ, छोटा में और छोटे से फिर ये आकार इसका बदल जाएगा। इसलिए हम इसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है माता शब्द। इस शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर ये माता शब्द दिया हुआ है और इसमें कई ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार ये कई ध्वनियाँ हैं, आइए देखते हैं। पहले माँ में हलंत लगाते हैं, फिर धन
धन का मतलब इंग्लिश में आप प्लस बोलते होंगे, इसलिए हिंदी में धन बोलते हैं। धन का मतलब ये नहीं कि संपत्ति, पैसा, रुपया, यहाँ पर धन का मतलब प्लस है, जोड़ते हैं, जोड़ना है। माँ, धन, आ, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, धन, तो, धन, आ। तब ये टुकड़े टुकड़े में जो वर्ण हैं वो मिल करके एक शब्द बना रहे हैं, इनको कहते हैं माता। तो इस प्रकार जो है ध्वनियां हैं, इसमें टुकड़े छोटी छोटी ध्वनियां, अब इनसे छोटा ये नहीं हो सकता है। ये जो ध्वनि है इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द के तो मैंने टुकड़े किए वर्णों के रूप में, अब इन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन दी गई है वर्ण की कि वह सबसे छोटी इकाई, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होते हैं, इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये परिभाषा? इसके बाद हम आते हैं वर्णमाला पर। इसे वर्ण कहते हैं, क, म, कुछ भी है वो वर्ण है। मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। अब इन्हीं ध्वनियों को, ये जो क, म, प, य, र, ल, व सब है, इनको यदि हम क्रम से एक व्यवस्थित समूह का नाम दे देते हैं, समूह में लिखते हैं, तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम मोतियों को एक लड़ी में पिरोते हैं, एक धागा में पिरोते हैं और वो क्रम से दिखाई देती है माला, उसी प्रकार हमारे जो हिंदी के बुद्धिजीवी हैं, चूंकि ये संस्कृत से हिंदी भाषा ली गई है, इसकी माता हिंदी की संस्कृत भाषा है और वहीं से उसकी वर्णमाला को लिया गया है, इसलिए संस्कृत भाषा की ही वर्णमाला को यहाँ अपनाया गया है और उसी के लगभग उसी के क्रम को भी अपनाया गया है। तो यहाँ पर क्रम से जो व्यवस्थित एक समूह है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर A5 पर, क्रम के अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं तथा इन वर्णों के मेल से ही, जो क्रम से ये वर्णमाला में लिखे हुए हैं, इनके मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द मैंने बना करके दिखाया कि म, धन, आ, धन, त, धन, आ, ये वर्ण मिल करके सब कौन सा शब्द बनाते हैं? माता। कौन सा शब्द बनाते हैं? माता। अब आते हैं कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ, पहले वर्णमाला बताया गया है, फिर जो है वर्णमाला के बाद से विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद। अब जो ये शब्द है इसको तोड़ने को ही इस रूप में, जैसे माँ, धन, आ, धन, त, धन, आ, इसको मैंने बताया है, इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। और यदि इसको हम जोड़ करके इस शब्द के रूप में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? वर्ण संयोग। मतलब वर्णों को हम जोड़ देते हैं तो उसे ही हम वर्ण संयोग कहते हैं। ये हो गया वर्ण विच्छेद। माता शब्द को अलग अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद हो जाता है और इसी माँ, धन, आ, धन, त, धन, आ को जोड़ करके जब एक साथ कर देते हैं और माता शब्द बना देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। अब यहाँ पे और भी एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, जैसे यहाँ पर हिरण शब्द दिया हुआ है, हा, धन, ई, धन, र, धन, अ, धन, न, धन, अ। कितने वर्ण इसमें दिए हुए हैं हिरण में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 वर्णों का संयोग मिल करके हिरण शब्द बनता है। इससे इन 6 वर्णों के योग से हिरण शब्द बनता है और यही जो परस्पर मेल हो रहा है वर्णों का, इसे ही हम वर्ण संयोग कहते हैं। इसी प्रकार आपके बुक में नदी शब्द दिया हुआ है, नदी शब्द दिया हुआ है, नदी शब्द दिया हुआ है। अब इसमें क्या है? ना है, ठीक है, ना। चूंकि स्वर को अलग कर दे रहे हैं, स्वर नहीं रहता है, स्वर नहीं लगा होता है, तो इसे आधा व्यंजन मानते हैं और आधा व्यंजन दिखाने के लिए हम
हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये ना हो गया, फिर ये आ वर्ण हो गया, फिर द वर्ण हुआ, और फिर ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर बड़ी ई वर्ण हो गया। तो अब क्या मिलकर के, चारों वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं, नदी शब्द बनते हैं। इन वर्णों के संयोग से नदी शब्द बनता है। और यदि इसी नदी शब्द को हम अलग अलग इस तरह से वर्णों में कर देते हैं तो इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब है तोड़ देना, अलग अलग कर देना। इस शब्दों को तोड़ना वर्णों के रूप में वर्ण विच्छेद कहलाता है, और इन वर्णों को जोड़ना और शब्द बनाना ये वर्ण संयोग कहलाता है। बच्चों, अब हम आते हैं वर्णों के भेद पर कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा आयोगवाह। अब इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वर के बारे में बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और उनका उच्चारण किस प्रकार होता है, कितने होते हैं आदि। फिर हम व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरे नंबर पर हम आएंगे आयोगवाह पर कि आयोगवाह किसे कहते हैं और आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। गया है वर्णों को इनमें, और सबसे पहले स्वर आता है। और स्वर जो है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि हम जो ध्वनि बोलते हैं वो मुख में बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आए। तो जब हम वर्ण बोलते हैं अ, आ, ई, उ, री आदि, तो ये क्या होता है कि या तो हमारे कंठ के अंदर से सीधे वायु निकल जाती है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती, ना तो जीभ ऊपर जाती है, ना नीचे जाती है, ना किसी अंग से टकराती है। तो यहाँ पर जो है जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो मुख से सीधे बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ये लेता है। इसे ही हम स्वर कहते हैं, ये स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पर जो है स्वरों के भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपका जो है ये दिया हुआ है स्वर कुल 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं और इनके भेद किए गए हैं कुल 3। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम उच्चारण में कम समय लेते हैं, जैसे आ बोलते हैं तो कम समय लगता है आ की अपेक्षा। इसी प्रकार ई, ये इसको आप छोटी ई भी बोलते हैं, ठीक है। ऊ, छोटा ऊ बोलते हैं। और ये री, ये जो 4 स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको आप सामान्य समझाने के अर्थ में हम छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी ई, छोटा ऊ, री और आ है। इसमें कम समय लगता है, हम जल्दी बोलते हैं। ये 4 हैं, आ, ई, उ, री। और दूसरे उसमें आते हैं फिर हम दीर्घ स्वर। दूसरा भेद क्या है स्वर का? दीर्घ स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व जो छोटे स्वर जो बताए हैं हम आपको, अ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं कुल, दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से? इसमें वर्णमाला में इसलिए लिख दिया मैंने कि बार बार समझाने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 7 हैं। कौन कौन से बचे? ये
ये दीर्घ स्वर अ, यहाँ पे अ लिख देते हैं, ठीक है। फिर जो है बड़ी ई, ये दीर्घ स्वर है। ये बड़ा ऊ, ये ए ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल 7 हुए। दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, ऊ, ए ओ और औ। इनको बोलते समय या इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है। आप बोल करके देखिए, आ, ई, ऊ, ए ओ औ। और यदि हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं तो अ, ई, उ, रे। जल्दी से बोलते हैं हम। अब आते हैं हम तीसरे भेद पर, प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय अधिक लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों का उच्चारण हम अब सामान्य अवस्था में नहीं करते हैं। जब हमें मंत्रों का उच्चारण करना होता है तब करते हैं, या किसी को हम पुकारते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका अर्थ है कि उसको ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे ह्रस्व स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से जो है समय प्लुप्त स्वर में कितना लगता है? जैसे ओम, ओम, इसको 3 की तरह, हिंदी के 3 की तरह लिखते हैं, 3 की तरह ओम लिखते हैं। ओम, बिटिया, रामू। किसी को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, या हम श्लोक में पढ़ते हैं, मंत्रों के उच्चारण में पढ़ते हैं, तो हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है। अब आते हैं स्वरों की मात्राओं पर। इसके बाद हम किस पे विचार करेंगे? स्वरों की मात्राओं पर। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के निश्चित चिन्ह हैं, इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह हैं और इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और उनकी मात्राएं कितनी हैं? कुल 10। स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जितने भी स्वर हैं उनकी कोई न कोई चिन्ह है और उनको हम मात्रा कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर A6 पर सबसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है स्वर और उसकी मात्रा। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा आप जैसा कि जानते होंगे, ये है आ की मात्रा। फिर छोटी ई जो ह्रस्व ई है, उसकी मात्रा क्या है? छोटी ई की इधर से ऐसे हम करते हैं, ये छोटी ई की मात्रा हुई, ह्रस्व ई की मात्रा हुई। फिर दीर्घ ई की मात्रा आप इधर से लगाएंगे। इस तरीके से आपकी मात्राएं दी हुई हैं। ह्रस्व ऊ की मात्रा इस तरह से, दीर्घ ऊ की मात्रा इस तरह से, और ए की मात्रा आपका पाई के ऊपर इस तरह लगाते हैं। फिर ए की मात्रा डबल यहाँ पर पाई के बाद लगाते हैं ऊपर, और ओ की मात्रा शिरोरेखा, ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको शिरोरेखा कहते हैं। और ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। इस प्रकार
इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। ये स्वर के चिन्ह हैं और इनको ही हम मात्रा कहते हैं। इनकी ज़रूरत जब हम शब्द बनाते हैं और व्यंजन के साथ इनका हम प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ हम स्वरों को इसी रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अ, आ, इ, उ, री के रूप में हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं और इसीलिए जो है इनका यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह बना लेते हैं और व्यंजन शब्दों के साथ इसको जोड़ते हैं, तभी इनकी आवश्यकता पड़ती है मात्राओं की। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए और हवा कंठ से निकलकर, कंठ मतलब ये गला, कंठ से निकल करके मुख में रुक करके, बीच में जहाँ पर जीभ, तालू, दांत ये सारे होते हैं, वहाँ पर हवा रुक करके और बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए, स्वर की सहायता ली जाए, जैसे ये क है, क व्यंजन है, ठीक है। ये क, आ, क, इस तरीके से हम स्वर की सहायता लेते हैं और तब जो है ये क बनता है। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं है स्वर की तरह से। व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं और ये कंठ से निकल करके हवा और इस मुख में रुक करके बाहर आती है, इसे ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ये व्यंजन के प्रकार हैं। व्यंजन के प्रकार हैं, सबसे पहले इसमें स्पर्श व्यंजन एक आता है। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये क स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 भेद हैं। क स्पर्श व्यंजन, ये कुल 25 होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालू ऊपर और नीचे, आपके दांत के नीचे और दांत के ऊपर, ये आपका होता है, उसको तालू कहते हैं। मूर्धन्य ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को तालू बोलते हैं। मूर्धा, दांत आपको दिख ही रहे होंगे, या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टच करते हुए निकलती है। अब आप देख सकते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन दिए हुए हैं। व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अर, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर के माँ तक ये सारे जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा जो है उच्चारण करते समय कंठ से निकल करके और मुख के अवयवों से, अंगों से टकराती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। ये कुल 25 होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो है वो अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर क, अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि ना तो ये पूरी तरीके से इनका उच्चारण स्वर की तरह से होता है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन की तरह इनका उच्चारण किया जाता है। मूल रूप से ये स्वरों से भी बने हुए हैं, लेकिन इनका उच्चारण थोड़ा भिन्न है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का है। ये कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं कुल। य, र, ल, व। कितने होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं पहले ही, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं, और ये व्यंजन 4 हैं, कौन कौन से? श, ख, स, ह। श जो है उसे तालव्य बोलते हैं। ख जो प की तरह बना करके और इसका कहते हैं पेट फाड़ दिया जाता है, ये इसको ख बोलते हैं और श भी बोलते हैं। इसको मूर्धन्य श बोलते हैं व्याकरण में। और ये स छोटा सा होता है, ठीक है, ये बड़ा श बोलते हैं हम। इसको तालव्य श व्याकरण की भाषा में बोलते हैं, इसे मूर्धन्य श बोलते हैं और इसे स सामान्य छोटा सा बोलते हैं। और ह, और ये ह ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन है चारों। ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है और ऐसा महसूस भी होता है। बच्चे भी आप देखते होंगे कि कभी उनको गर्म चीज के लिए कहते हैं मत छुओ, तो इस तरीके से वो ऊष्म व्यंजन इसका नाम पड़ा। इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें ऊष्मा पैदा होती है इसका उच्चारण करते समय। और ये कुल कितने हैं? 4 हैं। श, ख, स, ह। अब हम आते हैं आगत ध्वनियों पर। वर्ण हैं, ये तो हमारी हुई वर्णमाला की सारी ध्वनियां। एक और भी इसके अलावा आपके वर्णमाला में यहाँ स्पर्श व्यंजन के बीच में दिया हुआ है अड़ा और अढ़ा। आपके 6 के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको हम बता देना उचित समझते हैं कि अड़ा और अढ़ा ये है आपका स्पर्श व्यंजन में ही आता है, लेकिन ये उच्छिष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। ये हमारी वर्णमाला में बाहर से जोड़े गए हैं। अड़ा और अढ़ा ये हमारी वर्णमाला में बाहर से आए हुए हैं। किंतु आवश्यकता पड़ने पर हमें इसी ड में और इसी अढ़ा में ये बिंदु लगा करके वर्ण बनाए गए हैं। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। अब जब ये हमारी वर्णमाला की सारी जो है ये ध्वनियां हैं, उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी अंग्रेजी भाषा से, फारसी भाषा के शब्द लेने की, उर्दू से, कहीं से भी दूसरे जो अन्य भाषा भाषी जगह के लोग थे, विश्व के लोग हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पहले आकर के यहाँ पे बसे और व्यापार किए, तो उनकी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित होती चली गई और हमारे हिंदी को ज़रूरत पड़ी तो हमने नया जो वर्ण उसको एडॉप्ट कर लिया, उसको ले लिया और उन्हें ही हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इस प्रकार आगत ध्वनियों से तात्पर्य उन ध्वनियों से है, बाहर से आया हुआ। आगत मतलब बाहर से आया हुआ, बाहर से आया हुआ। इस प्रकार आगत ध्वनियों से तात्पर्य उन ध्वनियों से है जो पहले हिंदी भाषा में नहीं थी, किंतु विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में उन्हें अपना लिया गया है। अब ये आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो अर्धचंद्राकार है और दूसरा जो है नुक्ता। अर्धचंद्राकार की हमें जरूरत होती है, इसकी जो है उच्चारण करने का है, क्या है? ओ। ये अर्धचंद्राकार, चंद्र बिंदु तो आपका ऐसे होता है और अर्धचंद्राकार केवल ऐसे होता है। हम इसको जैसे आपको अंग्रेजी के शब्द आए उसमें हम डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर तो हम इस तरह से लिखते हैं। फिर जो है हॉस्पिटल यूज करते हैं,
हॉकी शब्द अंग्रेजी का जब हिंदी के देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। शॉपिंग, कॉफ़ी, हॉल, हॉर्स, इस तरीके के जब शब्द हम अंग्रेजी के हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो इस वर्ण की ज़रूरत पड़ती है और हम वहाँ पर लिखते हैं। जैसे कॉफ़ी शब्द है आपको, तो कॉफ़ी हम किस तरह से लिखते हैं, कॉफ़ी इस तरह लिखते हैं। यहाँ बिंदु लगा देने पर तो फिर अनुस्वार बन जाएगा ये, इसलिए इसके लिए अलग से ध्वनि लाई गई है। उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जरूरत पड़ी है। आपके बुक से इसको रीड कर दे रहे हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा के बहुत शब्द हिंदी में आए हैं और वे हिंदी में घुल मिल गए हैं, जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, चिप, मोबाइल, सिगरेट, पेंसिल, चॉकलेट आदि। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चरित रूप को लिखित रूप प्रदान करने में परेशानी होती है। उदाहरण के लिए कॉलेज, इस शब्द को न तो हम कॉलेज लिख सकते हैं और न ही कॉलेज लिख सकते हैं औ की मात्रा लगा करके। तो इस प्रकार उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हमें अर्धचंद्राकार का प्रयोग करना पड़ता है और इस चिन्ह को अर्धचंद्राकार कहते हैं। ये आगत वर्ण है, यानी आगत शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए हमें आ ध्वनि बना ली है। इस अर्धचंद्राकार का उच्चारण आ और ओ के बीच होता है। इस ध्वनि का उच्चारण किसके बीच में होता है, आ और ओ। आपकी वर्णमाला में आ और ओ है, ओ वर्ण है, इसके बीच का हम उच्चारण करते हैं। ध्यानपूर्वक ना ओ की तरह करते हैं और ना तो आ की तरह करते हैं। अर्धचंद्राकार का प्रयोग हमें इसके प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम यदि इसका प्रयोग ठीक से नहीं करेंगे तो हमारी हिंदी में और भी शब्द हैं जिनके अर्थ मिलते जुलते हो जाएंगे और हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल वास्तविक अर्थ इस शब्द का क्या है, हम क्या प्रयोग करना चाह रहे हैं या लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे यदि हम शब्द हैं, सिमिलर शब्द हो जाते हैं, बाल और बॉल, हम यदि बोलेंगे भी नहीं सही और लिखेंगे भी नहीं सही। बोलते समय तो कुछ स्पष्ट हो भी सकता है, लेकिन लिखते समय हमने यदि गलती की, आगत चिन्हों को नहीं लगाया जरूरत पड़ने पर, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे बाल है, आपका बाल सिर के बाल को कहते हैं, ठीक है, ये सिर के बाल हैं, इनको हम बोलते हैं। और अंग्रेजी में जो गेंद है बॉल, उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखना होता है तो इस तरीके से अर्थ का आपके बुक में दिया हुआ है। कॉफ़ी का मतलब होता है पेय पदार्थ जो कॉफ़ी पीते हैं हम बना करके, और काफ़ी यदि नुक्ता लग करके है तो उसका मीनिंग है पर्याप्त। हॉल बड़ा कमरा, हॉल तबीयत। चौक खड़िया को कहते हैं, जो लिखते हैं इसको चौक कहते हैं। और चाक, एक चाक होता है जिसमें कुम्हार मिट्टी रख करके और बर्तन बनाता है, उसको भी चाक कहते हैं, उसको चाक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, चौक। इसी तरीके से कॉल, बातचीत करते हैं, कॉल बोलते हैं। और समय, यदि काल आ गया, मौत आ गई, काल समय को भी कहते हैं, तो यहाँ पे काल और यहाँ पे कॉल। इस तरीके से हम उच्चारण करते समय इसका जरूर ध्यान रखें कि हमको किस शब्द का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसको वाक्यों में तो जरूरत नहीं पड़ती है, वाक्य में हम फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन यदि कहीं स्वतंत्र रूप से किसी शब्द का प्रयोग करना है तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें, नहीं तो अर्थ सही नहीं निकलेंगे। आगत शब्द व्यंजन। नुक्ता जो है स्वर की भांति ही ये स्वर था। अर्धचंद्राकार क्या होता है, स्वर के लिए प्रयोग हो रहा था। और आगत व्यंजन ये स्वर था और नुक्ता जो है क्या है, व्यंजन है। इसकी जरूरत व्यंजन वर्ण के लिए पड़ती है। स्वर की भांति कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियां भी हिंदी में अपनाई गई हैं और ये ध्वनियां हैं क, ख, ग, ज तथा फ। क्या है, क, इसके नीचे नुक्ता लग रहा है, ये ख नुक्ता लग रहा है, इसको नुक्ता कहते हैं, इस बिंदु को। ग, ज, इसका उच्चारण हम करते हैं ज, ख, क, फ, हा नहीं बोलते हैं, फ। तो इस तरीके से इसका उच्चारण हम नुक्ता लगा करके करते हैं। इनमें से ज तथा फ ध्वनियां अरबी फारसी के शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से भी हिंदी में आई हैं। जैसे अंग्रेजी का शब्द है गजेटियर, ज बोलते हैं हम। ऑफिसर ये अंग्रेजी के हैं और उर्दू में तो प्रयोग होते ही हैं।
नुक्ता इन आगत व्यंजन ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के लिए हिंदी वर्णमाला में परंपरागत वर्ण क्या है? ये पहले से वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग, ये पहले से वर्ण है सारे। तो इनको हम परंपरागत वर्ण, ये पहले से ही हमारी वर्णमाला में हिंदी में संस्कृत से आए हुए हैं और इसको हम नुक्ता लगा करके नए वर्ण विकसित कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर नए वर्ण विकसित कर लेते हैं। नुक्ते का प्रयोग, हम नुक्ते का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी जरूरत किस लिए पड़ती है? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, हमारे हिंदी भाषा में बिल्कुल आपस में मिल गए हैं, आपको बोलने या पढ़ने से पता ही नहीं चलेगा कि ये फारसी उर्दू के शब्द हैं, आपको यही मालूम हुआ कि ये हिंदी के ही शब्द हैं, जिनकी विदेशी ध्वनियों का रूपांतर हिंदी ध्वनियों में हो चुका है। वे हिंदी रूप से ही बिना नुक्ते के स्वीकार किए गए हैं। हम नुक्ता का प्रयोग, बिना नुक्ते के प्रयोग के भी हम इसका उपयोग करते हैं अपने वाक्यों में, अपने बोलचाल की भाषा में, और हम नुक्ते का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं करते हैं जैसे उर्दू फारसी भाषी लोग करते हैं, उस तरीके से नहीं करते और इसको एडॉप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन फिर भी यदि हम इसका कहीं कहीं प्रयोग आवश्यक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर इसका भी अर्थ का अनर्थ निकलता है। यदि स्वतंत्र रूप से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वाक्यों में तो समझ में भी आ जाता है, लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ गलतफहमी हो सकती है अर्थ समझने में। जैसे किला, कलम, फैसला आदि सब हम बिना नुक्ते के भी प्रयोग करते हैं, किंतु उनके नुक्ते वाले रूप को ही मानक माना गया है। लेकिन मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, शुद्ध रूप क्या है? मानक का मतलब शुद्ध रूप। शुद्ध रूप क्या है कि नुक्ता लगा करके ही, यदि जो उर्दू फारसी से आए हैं उनका हम नुक्ता लगा करके ही प्रयोग करें। अतः विशेष रूप से ज और फ ध्वनियों को के हिंदी में रचे बसे शब्दों को नुक्ते का प्रयोग करके ही लिखा जाए। इन नव विकसित वर्णों के नुक्ता रहित रूप से कई बार अर्थ में अंतर आ जाता है, इसलिए इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे नुक्ते के बिना राज और नुक्ते के साथ राज। नुक्ते के बिना हम क्या करते हैं, राज लिखते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, राज्य, और यदि नुक्ते के साथ हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है राज। बच्चों, अब आप आगत वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं कि अर्धचंद्राकार और नुक्ता किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम आयोगवाह पर, तीसरे भेद पर स्वर व्यंजन, और तीसरा भेद है आयोगवाह। आयोगवाह किसे कहते हैं इसके बारे में आइए समझते हैं। आ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण, ऐसा वर्ण जो कि आ के साथ ही लगता है, आ के साथ ही प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम आयोगवाह कहते हैं। ये ना तो पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं और ना पूरी तरीके से स्वर होते हैं। आयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन ही, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है, और अंतर इसमें केवल इतना है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद स्वर आता है, और जबकि आयोगवाह के उच्चारण के पूर्व स्वर आता है। अब आपको हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे आपका है अंग शब्द है, जैसे अंग शब्द है, इसमें ये स्वर है और स्वर के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, तो ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है अंग, ग, ये व्यंजन है अंग। तो यहाँ पर अ पूर्व में आता है, जैसा कि कहा जाता है व्यंजन में क्या होता है कि हम जैसे क है ये, और क व्यंजन के बाद से हम अ का सहयोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अ का सहयोग लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ के योग से, और इसका जो है ये
प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है वो न की तरह से किया जाता है, अंग अंग। तो ये अ के योग को वहन कर रहा है और तब अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए आयोग वाह ऐसे वर्णों को आयोग वाह कहते हैं। अब आयोग वाह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। पहला क्या है? अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। चलते हैं अनुस्वार के बारे में जानते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं, किन वर्णों को हम अनुस्वार कहते हैं। अपने बुक को देखिए, पेज नंबर A7 राइट हैंड साइड में दिया हुआ है आयोग वाह और फिर जो है उसके नीचे उसके दो भेद दिए हुए हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? बिंदु है और ये इसको शिरोरेखा कहते हैं, इसको शिरोरेखा कहते हैं, पड़ी पाई भी बोलते हैं, लेकिन व्याकरण में शुद्ध तरीके से हम इसका उच्चारण शिरोरेखा भी कहते हैं, शिरोरेखा। इसके ऊपर जो बिंदु लगा करके हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं यही अनुस्वार है और इनका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किस रूप में किया जाता है? एक बिंदु के रूप में किया जाता है। आप उदाहरण देखिए, जैसे आप ये बिंदु है मंगल, म, ठीक है, ये बिंदी है, फिर ग और ल, मंगल। अंग शब्द मैंने लिखा ही है। अब यहाँ पर आप देखते होंगे आ के योग को वहन करने वाला है अनुस्वार। आयोग वाह दो प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अब अनुस्वार आयोग वाह हो चुकी, ये आ के योग को वहन कर रहा है, इसलिए म के बाद अ आया स्वर और उसके ऊपर फिर बिंदु लगा हुआ है जो अनुस्वार का चिन्ह है और इसके बाद ये आपका ग व्यंजन आया, ल आया, तो ये शिरोरेखा है। ये शिरोरेखा के ऊपर इस बिंदु का प्रयोग किया गया है, अ के साथ इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है? ये अनुस्वार है। और इसका उच्चारण करते समय जो स्वर निकलता है वो नाक से निकलता है, अंग, कंगन, चंद। तो इस तरीके से नाक से इसका उच्चारण निकलता है। स्वर जो है, हवा जो है वो नाक के माध्यम से ज्यादा सुनाई देती है। इसके बाद हम आते हैं विसर्ग पर। दूसरा जो है वो विसर्ग है। ये विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं, किन वर्णों को विसर्ग कहते हैं? ये विसर्ग का चिन्ह जो है ये होता है, विसर्ग का दो बिंदु चिन्ह होता है और ये अ के बाद ही लगता है। अ पूर्व में आता है, पूर्व मतलब पहले, पहले आता है। विसर्ग का चिन्ह है, इसका प्रयोग वर्ण के आगे होता है, वर्ण के आगे होता है और विसर्ग का उच्चारण हा की तरह से होता है। अनुस्वार का नाक से निकलता है उच्चारण करते समय और ये जो है विसर्ग जो है इसका उच्चारण हम हा की तरह करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वर बोलते हैं उसके बाद हा निकलता है। केवल हा नहीं, हा व्यंजन है, केवल इसका उच्चारण हा की तरह से होता है, लेकिन इसका चिन्ह जो है वो क्या है? ये दो बिंदु हैं। अब आते हैं उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे अतः, अ है ये, अ स्वर अ के योग को वहन कर रहा है, ठीक है। अ त, अतः, प्रातः, प्रातः। अ त है ये, त के बाद अ है, फिर बिंदु है तो क्या हो गया? अतः। इसी प्रकार प्र, प्र पर आ की मात्रा, प्रा, त और त के साथ फिर स्वर आ लगा हुआ है और उसके बाद ये दो बिंदु के रूप में है। इसका हम उच्चारण किस तरह करते हैं? आतः, अतः, प्रातः, प्रातः। इस प्रकार हम इसका उच्चारण हा की तरह से करते हैं। हा व्यंजन का जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार इस विसर्ग का, विसर्ग चिन्ह का भी उच्चारण हम हा की तरह करते हैं। अब हम आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक सेमी नसल जो कि नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय
स्वर जो है वो नाक और मुख दोनों से निकलता है। जो स्वर अनुनासिक जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है जिसको कि हम चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं। चंद्रमा की तरह ये आकार बनाते हैं। ये शिरोरेखा है और ये बिंदु है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, आँख, ऊंट आदि। अभी आ शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन करें आँख, आँख। और यदि हम इस पे चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं तो इसका उच्चारण देखिए किस प्रकार होगा। और हम तब इसका उच्चारण अंक बोलेंगे, अंक करेंगे। ये क्या हो गया आपका अनुस्वार हो गया। तो इसलिए इस छोटे बिंदु से या इस चिन्ह से उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। तो ये अनुस्वार किससे नाक से बोला जाता है केवल, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों की सहायता ली जाती है। अब इसमें विशेष बात क्या है अनुनासिक में कि यह मात्रा वर्णों के शिरोरेखा के ऊपर लगती है और चंद्र बिंदु लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसका प्रयोग बिंदु के रूप में भी करते हैं। और वो कहाँ होता है, जब हम वर्णों के ऊपर मात्राओं का प्रयोग करते हैं तब हमें चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाना पड़ता है, लेकिन हम उसका उच्चारण अनुनासिक की ही तरह करते हैं। और इसका प्रयोग इस तरह से होता है, जैसे माँ, माँ पर ए की मात्रा और यहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो ये मैं बोलते हैं, मैं। यहाँ पर मुख और नाक दोनों से उच्चारण किया जा रहा है इस बिंदु का, इसलिए ये अनुनासिक हुआ। इसी प्रकार नहीं में भी आप देखते होंगे, बोलते समय उच्चारण करते समय आप देखेंगे यहाँ पर भी ई की मात्रा लगी हुई है और इसके साथ बिंदु लगाया गया है, न कि चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु नहीं लगाया जा सकता है, मात्राओं के साथ केवल हम बिंदु लगाते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अनुनासिक की तरह करते हैं, न कि अनुस्वार की तरह। अनुनासिक में इसमें बोलते समय नहीं, नहीं, मैं, इस तरीके से मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण किया जा रहा है, तो इसलिए अनुनासिक हुए। विशेष बात इसमें है। अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर पर। ये सब आपकी वर्णमाला में दिए हुए हैं क्रम से, तो ये संयुक्ताक्षर पर आते हैं। ये संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्ताक्षर जैसा कि इसका नाम है कि ये 2 वर्णों को संयुक्त किया गया। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना, जोड़ा हुआ है। ये 2 वर्णों को जोड़ जोड़ करके ये वर्ण बने हुए हैं, मेल से बने हुए हैं, और ये हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। छ जो है वो क और श से मिलकर के बना हुआ है। ये मूर्धन्य स है, पहले भी बताया है आपको मैंने, मूर्धन्य श है। क और श मिलकर के छ बनते हैं और इससे शब्द इस प्रकार के बनते हैं जिनका उच्चारण करते समय हम ध्यान रखते हैं। क्षत्रिय, कक्षा, कक्षा, क्षत्रिय। इसी प्रकार ज और य मिला करके ज्ञ बनता है। संस्कृत में इसे पुराने समय में ज भी बोलते हैं। ज्ञ है ये, ज और य, ज्ञ। ज्ञान और यज्ञ शब्द बनते हैं। तो र के सहयोग से मेल से बना हुआ है और ये त्र वर्ण बना हुआ है, छ, त्र। और ये ग। क्रम आपका थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। ये पहले छ आया, फिर त्र आया, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है। फिर त्र और ज्ञ और श्र, ये चौथे नंबर पर है। तो इस प्रकार ये जो है मिल करके संयुक्त होकर के बने हुए हैं। श्रम
श और र, तालव्य श है ये, और र मिलकर के श्रम और श्रमिक शब्द बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये श्र हलंत है और ये पूरा रा है, तो आप जोड़ करके क्या बनाते हैं, श्र। ये आधा त है, इसमें र नहीं मिला हुआ, इसलिए हम जल्दी से इसका उच्चारण करते हैं। त्र, श्र, छ, त्र, ज्ञ, इस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं। संयुक्ताक्षर के बाद से पेज नंबर A8 पर कुछ और भी संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, जो दो व्यंजन मिलकर के बनते हैं। हिंदी में दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन्हें मैं पढ़ देती हूँ और समझा देती हूँ। क धन य क्य से क्यारी बना है शब्द, आधा च और धन छ से छ बना हुआ है अच्छा शब्द, अच्छे शब्द बन सकते हैं इससे। प आधा प है, हलंत लग करके प बनाया गया है। य प्य प्यास, स आधा स है और त मिल करके आधा स और त बनते हैं और अस्त शब्द बनता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण आप बुक से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं द्वित्व व्यंजन पर। द्वित्व व्यंजन दो ऐसे व्यंजन जो समान हो, मिल करके बनते हैं एक साथ, तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क, आधा क और पूरा क मिला करके क्या बनता है, ये क। अब इसी से पक्का, आधा च पूरा च मिला करके कच्चा, ज आधा ज और पूरा ज मिला करके ज छज्जा बनता है। तो इस प्रकार के आपकी बुक में शब्द दिए हुए हैं। अब हम आते हैं र व्यंजन के संयुक्त रूप पर कि अब हम पढ़ते हैं र व्यंजन के संयुक्त रूप के बारे में कि र व्यंजन को हम किस किस तरीके से व्यंजन के साथ जोड़ करके प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बिना स्वर के र, मतलब जिस र में स्वर नहीं मिला होता है और उसे हम रेफ र कहते हैं। उसको जो है हम किस प्रकार लगाते हैं और किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आइए हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे आपका र है, य है, कार्य, कार्य शब्द बनता है और हम देखिए कैसे इसका रेफ र का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ लगाया जाता है। क है ये, क आधा क धन आ, इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, विच्छेद पढ़ चुके हैं आप पहले। और फिर ये जो र है वो इस रूप में है, र आधा र, चूंकि इसके बाद स्वर नहीं है, देखिए आप धन य, ये य आया हुआ है, उसके बाद य के साथ ये अ है। तो अब ये मिल करके जब हम ये शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं, ये जो बिना स्वर वाला र है उसको हम ऊपर लाते हैं, इसका चिन्ह ये है, रेफ वाले र का चिन्ह ये है, और हम इस वर्ड में न लगा करके र के अगले वर्ड में लगाते हैं। बोलते समय हम देखिए कार्य, कार्य, का बोला मैंने, उसके बाद से र आधा र बोल रहे हैं और य बोल रहे हैं, लेकिन वो आधा र किस रूप में लगेगा, ये रेफ र के रूप में, ये अगले वाले उसमें वर्ड में लगेगा। जैसे अब इसी प्रकार जो है धर्म हम शब्द लिखते हैं, तो धर्म ध र और म, तो आधा र जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। इसी प्रकार कर्म में भी देखिए क धन अ धन र धन म धन अ, तो हम यहाँ पर क अ क हो गया, और फिर ये जो र है, रेफ वाला र है, वो ऊपर चला गया, ये रेफ र आधा र के रूप में, और ये फिर म अ म हो गया कर्म। इस प्रकार जो है हम रेफ र के बारे में जाने। अब आते हैं दूसरे र के बारे में कि किस प्रकार उसका हम संयुक्त रूप देते हैं। ख, र व्यंजन यदि स्वर सहित हो और उससे पहले कोई व्यंजन बिना स्वर का हो, कोई व्यंजन बिना स्वर का, देखने जानने योग्य बात है, बिना स्वर का मतलब कि वो आधा वर्ण होगा, आधा व्यंजन होगा, तो र पदेन के रूप में उस वर्ण के साथ जुड़ जाता है। जैसे आम्र शब्द आप देख रहे हैं, आम्र शब्द, आम्र शब्द आ म आम्र शब्द है। इसमें आप देखिए अ के आ है पूरा ये स्वर, धन म, ठीक है। आम्र, म आधा हो गया यहाँ पर, और ये र जो है ये पूरा हो गया, पूरा हो गया। तब हम इस प्रकार ये पद
पदीन र लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, पदीन र। ये इसका चिन्ह ये है। आ म आधा म हो गया। स्वर रहित व्यंजन हो, कहा गया है नियम में क्या, स्वर रहित व्यंजन हो यदि इस र के पहले, इस र के पहले स्वर रहित है और ये र जो है वो देखिए इसमें स्वर मिल गया है, ये र के साथ स्वर मिल गया है। इस प्रकार हम स्वर सहित र के पहले यदि स्वर रहित कोई भी व्यंजन है तो हम र का प्रयोग इस रूप में करेंगे, पदेन के रूप में करेंगे, इसे हम पदेन र बोलते हैं। और भी उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है। प आधा प धन र प्र और प्रेम शब्द बनता है, प्राचीन शब्द बनता है। इसी प्रकार भ आधा भ और र है तो भ्र बनता है, भ्रम भ्रमण इत्यादि बनते हैं। अब हम आते हैं ग, तीसरी तरह के जो र का प्रयोग है वो देखते हैं। जो बिना पाई वाले वर्ण हैं उनमें इन र का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह जो है वो ये वी की तरह, उल्टे वी की तरह होता है। इंग्लिश का वी इस तरह होता है लेकिन इसमें उल्टा वी बना दिया जाता है, यही इसका पदेन र का चिन्ह है। और ये बिना पाई वाले वर्ण ट, ठ, ड, ढ, द इत्यादि के नीचे लगते हैं और इनका प्रयोग इस प्रकार है। जैसे राष्ट्र, आप ये शब्द देख रहे हैं राष्ट्र। अब इसको हम कैसे, ये रा हो गया, ठीक है, रा, ये र धन आ धन श आधा श फिर धन ट और फिर राष्ट्र, पूरा रा है, ये स्वर सहित है लेकिन हम इसको इस तरह से बनाएंगे राष्ट्र, ट्र, यहाँ पर अब लगाएंगे राष्ट्र, राष्ट्र लिखेंगे। इसी प्रकार ड्रम हम बोलते हैं, ड्रम, ड्रम आधा ड हो जाता है, पूरा र के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, ये भी पदेन की तरह ही प्रयोग होता है। ड्रम, ड्रामा इत्यादि। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी हैं त और र भी मिलकर के बनते हैं संयुक्त र, लेकिन इसके लिए आपके संयुक्ताक्षर में ही दे दिया गया है। त्र किस प्रकार लिखते हैं, त्र इसलिए ये भी मान्य रूप है, ये त्र दिया ही हुआ है आपके संयुक्ताक्षर में और ये बनता है, यदि हम चाहें बनाना तो इस तरीके से भी त बना करके, आधा त है चूंकि ये और ये पूरा रा है तो इस तरीके से बनता है श्र। और इसी प्रकार श और धन र मिलकर के भी बनते हैं, इसके लिए भी पहले से संयुक्ताक्षर में श्र वर्ण दिया हुआ है इसलिए ये मान्य है और दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, हम श्रीमान ही लिखते हैं। और इस प्रकार आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर और ये अभ्यास जितने भी हैं वो PDF में दिए जाएंगे और आप प्रश्नों के साथ इसका उत्तर लिखेंगे और जो भी चीज़ कॉपी में लिखने के लिए कही जाएगी, जो भी PDF में लिख के दिया जाएगा कि आपको इसको कॉपी में करना है या जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं या जो भी बुक में लिखने लायक चीज़ें होंगी वो हम वहाँ पे लिख करके सांकेतिक रूप से देंगे कि आपको क्या करना है। आपको YouTube पर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको काम पूरा करना और बार बार टीचर्स को इस बात के लिए परेशान नहीं करना, आपको काम करना ही है। इसके लिए असेसमेंट होगा और इसके लिए मार्क्स निर्धारित होते हैं। आपकी सुंदर लिखावट होगी, आप व्यवस्थित रूप से ठीक ढंग से काम करेंगे तो आपको इस पर अंक मिलेंगे। धन्यवाद।